हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। देखिए क्या होता है। इसको बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले आए थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो आपको याद दिला दूं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ बातें आई थी, वो ध्यान रखिए। एक तो आया था कि फ्रिंज विड्थ W इजिकल टू डी लैम्डा अपॉन डी। फिर आया था डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यह आया था एक्स एम ब्राइट इजिकल टू एम डी लैम्डा अपॉन डी, यह आया था। और फिर आया था डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये होगा एक्स एम डार्क इजिकल टू एम माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। ये फॉर्मूले आए थे। ये प्रीवियस वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो m की वैल्यू है यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 इसलिए है क्योंकि 0th ब्राइट फ्रिंज होती है, और यहाँ पर m की वैल्यू 0 इसलिए नहीं है क्योंकि 0th डार्क फ्रिंज नहीं होती है। डार्क फ्रिंज 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम m प्लस हाफ करके यहाँ पर 0 कर दें हम, तो भी फॉर्मूला सही होगा। लेकिन जैसे आप पुट करेंगे m इक्वल टू 0, तो वो होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, इसलिए आप याद नहीं रख पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे एकदम से। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0th ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखिए, हम लोग बता रहे हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें किस तरीके से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस में, और उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो कितनी होती है, ये मैं आपको बता दूं। आप देखिए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोगों को सेंटर पे तो मिलती है ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और दोनों तरफ ऐसा ही मिलता है। अगर हम लोग
इंटेंसिटी ये सेंट्रल पॉइंट O है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये है। तो यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जितनी फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्राइटनेस मिल रही है, यहाँ डार्कनेस, फिर यहाँ पर ब्राइटनेस, फिर यहाँ पर डार्कनेस, फिर यहाँ पर ब्राइटनेस, फिर यहाँ पर डार्कनेस। यहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ डार्कनेस, फिर ब्राइट, यहाँ डार्क, फिर यहाँ पर ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, फिर यहाँ पर ब्राइट, फिर यहाँ पर ब्राइट। इस तरह से मिलेगा। आगे भी चल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखिए कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब यह है ज़ीरो ब्राइट, यह है ज़ीरो ब्राइट। फिर इधर चलेंगे, ये कौन सी ब्राइट है, ज़ीरो के बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट। ओके, और अगर आप चलेंगे इस तरफ तो आप देखिए ये ज़ीरो के बाद फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, इस तरह से। और अगर आप डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो ये डार्क का सेंटर है। आप देखिए ये है डार्क का सेंटर, ये तो ये है फर्स्ट डार्क, ये है सेकंड डार्क, ये है थर्ड डार्क, ये है फोर्थ डार्क। यहाँ चलेंगे, ये है फर्स्ट डार्क, यह है सेकंड डार्क, यह है थर्ड डार्क। ओके, ये है। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखिए डिस्टेंस को नोट कर सकते हैं। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर पर डिस्टेंस क्या है, 0। फिर आप देखिए कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर m = 1 पुट कर दीजिए, कितना आएगा, d λ/d। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए ये डिस्टेंस जो आएगी ये आएगी d λ/d। और इसका अगर आप चलेंगे इधर इस तरफ तो फर्स्ट ब्राइट ये है, तो ये आएगी -d λ/d, ये आएगी। फिर सेकंड के लिए यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 d λ/d, और यहाँ पर आएंगे तो -2 d λ/d, ये होगी। फिर थर्ड ब्राइट की बात करेंगे, थर्ड ब्राइट ये है तो 3 d λ/d। ओके, और यहाँ पर थर्ड ब्राइट कहाँ है, ये है, तो ये होगा -3 d λ/d, ये हो जाएगा। ये ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है। अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे तो देखिए डार्क फ्रिंज इसके और इसके बीच में है, ये या तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मीन ले लीजिए, यहाँ पर इसको से डिवाइड करके यहाँ पर मीन ले लीजिए। अदरवाइज़ ये फॉर्मूला आपके पास है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर फॉर्मूला है तो आप पोजीशन लिख सकते हैं। आप देखेंगे
कि पहले, क्योंकि मैंने बताया ज़ीरो डार्क नहीं होती है, m बिल्कुल 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, तो हाफ d लैम्डा अपॉन डी। फर्स्ट डार्क की जो लोकेशन है ये यहाँ लिख देता हूँ, d लैम्डा अपॉन 2d, और इधर आएंगे तो माइनस d लैम्डा अपॉन 2d, ये हो जाएगा। फिर सेकेंड डार्क तो 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ का मतलब हुआ 1.53 अपॉन 2, तो ये होगा सेकेंड के लिए 3 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन डी, और जो माइनस साइड में आएगी ये इसके लिए होगा माइनस 3 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन डी। फिर पुट करेंगे थर्ड के लिए तो 3 माइनस हाफ, इसका मतलब कि 2.5 यानी 5 अपॉन 2, तो ये आएगी 5 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन डी पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पर माइनस 5 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन डी इस साइड में। ऐसी फोर्थ मैंने इधर बनाई नहीं, इधर बनाई है फोर्थ, तो अगर फोर्थ की हम बात करेंगे तो 4 माइनस हाफ यानी 3.5, 7 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन डी, 7 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन डी। इस तरीके से हम लोगों को जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इंटरफेरेंस पैटर्न में वो मिलता है। आप देख रहे हैं जितनी भी हमारे पास ये स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिल रही हैं, इन सब की इंटेंसिटी सेम है। ब्राइट की जितनी ब्राइट है उनके इक्वल है, जितनी डार्क है उनकी डार्क के इक्वल है, और विड्थ भी सेम है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन में तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको ठीक तरीके से आप समझ लीजिएगा। अब आप देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। आप लोगों को याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेके एक स्लिट काटते हैं, फिर इससे दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। यहाँ पर दो स्लिट्स S1 S2 कट कर देते हैं और ये रखते हैं स्क्रीन। यह है स्क्रीन, यह है डबल स्लिट, और ये वन स्लिट है। यहाँ पर हम लोग लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। तो ये स्लिट S, ये S1 और ये S2 ये होता है। आपको पता होगा कि जो दोनों स्लिट्स हमारे पास हैं या दो कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल d होती है, और डबल स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है ये होती है कैपिटल D। तो आप देखिए कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी फ्रिंजेस यहाँ पर मिल रही हैं, जैसे ये फ्रिंजेस मिलेंगी यहाँ पर, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे ही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डार्क ब्राइट, ये इनकी पोजीशन में चेंज ना हो। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो हम लोगों को जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कांस्टेंट एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा। अगर किसी तरीके से जो लोकेशन है इनकी, जो पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की, अगर उसमें लगातार चेंजेस होते हैं तो जहाँ पर ब्राइट बन रही है वहाँ पर डार्क की जगह ब्राइट की जगह डार्क, मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमा, ऐसी
पोजीशन अगर उनकी चेंज होती रहती है तो वो इतनी जल्दी चेंज होगी कि हम लोगों को परसिस्टेंस ऑफ विज़न की वजह से हमें स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो नज़र ही नहीं आएंगी, क्योंकि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज जो बनेंगी उसमें उनकी जो पोजीशन है उसमें इतना फास्ट चेंज होगा कि हमारी आंखें उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगी परसिस्टेंस ऑफ विज़न की वजह से। इसलिए आप लोगों को पूरी स्क्रीन पर एक जनरल इल्यूमिनेशन नज़र आएगा, आपको पूरी स्क्रीन एक सी चमकती हुई नज़र आएगी और उस केस में सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक कांस्टेंट या स्टेबल इंटरफेरेंस नहीं होगा, बल्कि एक इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन वो जो इंटरफेरेंस है वो डायनामिक होगा, चलता हुआ होगा। ठीक है, हमारी आंखें उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगी, आपको पता लगेगा नहीं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस भी हो रहा है। इसलिए सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो S1 और S2 सोर्सेज हैं ये दोनों सोर्सेज से सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलनी चाहिए। जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो आप देखिए कि अगर वो दोनों चली सेम फेज़ में तो एक का टाइम पीरियड पहले कंप्लीट हो जाएगा, एक का बाद में कंप्लीट होगा, तो उनके बीच जो फेज़ डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब चलेंगे सेम फेज़ में कुछ टाइम बाद वो आ जाएंगे अपोजिट फेज़ में, फिर कुछ टाइम बाद आएंगे सेम फेज़ में। तो वही बात होगी कि एक ही पॉइंट पर कभी तो मिलेंगी सेम फेज़ में, यानी वहाँ पर होगी ब्राइट फ्रिंज, कुछ टाइम बाद उसी पॉइंट मिल जाएंगे अपोजिट फेज़ में तो वहाँ पर मिलेगी डार्क फ्रिंज। तो हमें सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी लोकेशन लगातार चेंज होंगी, उनकी पोजीशन लगातार चेंज होंगी और इसलिए हम लोगों को वहाँ पर एक जनरल इल्यूमिनेशन नज़र आएगा, पूरी स्क्रीन एक से चमकती हुई नज़र आएगी और फ्रिंज पैटर्न को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी आइज़ जो हैं वो उसको महसूस नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात ये है, जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि S1 एंड S2 ये कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज का आप जानते हैं मतलब ये होता है कि एक तो ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो, जो भी लाइट उससे एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक सेम होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनके बीच या तो ज़ीरो फेज़ डिफरेंस हो या वेल डिफाइंड, शार्पली वेल डिफाइंड एक कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस हो। अगर ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है और फेज़ डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट बना हुआ है तो किसी भी पॉइंट पर जो दोनों वेव जाके मिलेंगी तो उनके बीच जितना भी फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसलिए अगर कांस्टेंट बना रहेगा, अगर हम मिलेंगे सेम फेज़ में तो हमेशा वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहीं मिल रही है अगर अपोजिट फेज़ में तो वहाँ पर हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी फेज़ डिफरेंस है 0, कुछ टाइम बाद हो गया π/2, फिर हो गया पाई, फिर हो गया 2π, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोगों को जो फ्रिंज की जो लोकेशन है उनकी ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज की वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी और उस केस में सस्टेन इंटरफेरेंस हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और सोर्सेज कोहेरेंट भी होने चाहिए जिससे कि उनके बीच जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात में ये कि आप जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ ये होती है W = d λ/d। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो कोहेरेंट सोर्सेज मैंने लिए हैं जो हमने एक ही सोर्स से बना रखे हैं, तो S1 और S2 का सेपरेशन, S1 और S2 का सेपरेशन है D, जिसको हम D कह रहे हैं, ये कम होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी और हमें फ्रिंज नज़र आ पाएंगी। वरना इतनी छोटी फ्रिंजेस बनेंगी कि माइक्रोस्कोप से आप देखो तो नज़र आएंगी, आपकी नेकेड आई से नज़र ही नहीं आएंगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं इनको बहुत पास पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उससे अगली बात ये आती है कि फ्रिंज विड्थ हमारे पास है W = d λ/d। फ्रिंज विड्थ हमारे पास है W = d λ/d। कैपिटल D क्या है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस। इसको
सफिशिएंट रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि W, अगर आप D बढ़ा दोगे तो W बढ़ जाएगा। वही बात कि फ्रिंज विड्थ इतनी होनी चाहिए कि हमें वो नज़र आ सके, लेकिन इतनी दूर भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी स्क्रीन पर एक ही ब्राइट फ्रिंज बने, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बने, ऐसी दूर भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कि जो विड्थ है वो हमें नज़र आ पाए। दोनों फ्रिंजेस की विड्थ इतनी होनी चाहिए कि हमें नज़र आ पाए। इसलिए जो स्क्रीन है उसको डबल स्लिट के प्लेन से थोड़ा ज़्यादा दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो आती है बात वो ये आती है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर S1 से जो लाइट निकल रही है, अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका जो S2 से लाइट निकल रही है अगर इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो A1 और A2 या तो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो R मैक्सिमम होता है ये होता है A1 प्लस A2, और जो R मिनिमम होता है ये होता है A1 डिफरेंस A2। यानी कि जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहाँ पर एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2। अगर मान लीजिए ये भी A और ये भी है तो 2 है, और जहाँ पर मिनिमम तो A माइनस है 0। तो आप देखिए कि जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ पर सफिशिएंट एम्पलीट्यूड है, इसलिए इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की जो कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ पर इंटेंसिटी यहाँ पर 0। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो नियरली 0 या 0 एग्जैक्टली, तो वहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ ब्राइट फ्रिंज जहाँ पर बन रही है वहाँ पर काफ़ी लाइट है, और जहाँ पर डार्क फ्रिंज है वहाँ पर कंप्लीटली डार्कनेस मिलेगी आप लोगों को, तो आप लोग जो फ्रिंजेस हैं उसको देख पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ये कहा कि A1 100 और A2 1, तो 100 प्लस 1 101 और 100 माइनस 1 99, तो 99 और 101 में हमारी आंखें डिटेक्शन ही नहीं कर पाएंगी भाई कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है कहाँ पर डार्क फ्रिंज है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास दोनों सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है उनके एम्पलीट्यूड या तो एग्जैक्टली इक्वल हों या नियरली इक्वल हों, केवल तभी हम लोगों को ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में फ़र्क समझ में आएगा। अदरवाइज़ हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है कहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो भी ये जो सोर्सेज लिए गए हैं ये बहुत नैरो होने चाहिए। सोर्सेज जो लिए गए हैं ये बहुत ही नैरो होने चाहिए, वेरी नैरो ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो भी आप लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर के होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रॉड हैं, अगर ये बड़े हो गए, आपने इनको बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर जो भी वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से वेव फ्रंट चलेगा, तो वो वेव फ्रंट जो होगा वो सफिशेंट लेंथ का होगा। और आप जानते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारे पास वेव फ्रंट होता है उसका हर पॉइंट एक फ्रेश लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो फिर वहाँ पर से हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी और उनके सुपरपोजिशन से एक नया इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस मिल रही हैं आप लोगों को ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, उनमें ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। और ओवरलैपिंग शुरू होने का मतलब ये हुआ कि जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा। एक तो इस वजह से कंट्रास्ट पुअर होता है, और दूसरी बात यहाँ पर ओवरलैपिंग बढ़ जाया करती है, आपको शार्प फ्रिंजेस नहीं मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिंजेस होती हैं वो शार्प फ्रिंजेस नहीं मिलती हैं, उनमें ओवरलैपिंग होती है। और अगर जो ओवरलैपिंग है, अगर वो हाफ फ्रिंज विड्थ से, अगर देखिए जैसे ये ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाए, अगर हाफ फ्रिंज विड्थ से जो ओवरलैपिंग होगी उतनी हो जाएगी, कम से कम हाफ फ्रिंज विड्थ के इक्वल हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को पूरा जो स्क्रीन है उस पर जनरल इल्यूमिनेशन नज़र आएगा, आपको फ्रिंज पैटर्न जो बन रहा है इंटरफेरेंस की वजह से वो नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही नैरो होने चाहिए। एक बात आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ जो लास्ट कंडीशन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोर्सेज हैं इसका जो साइज़ है अगर ये x है
और इस स्लिट से यहाँ का जो प्लेन है डबल स्लिट का, अगर ये डिस्टेंस है y, तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। x अपॉन वाई मस्ट बी लेस देन लैम्डा अपॉन डी। आपको ध्यान होगा कि लैम्डा अपॉन डी क्या होती है? एंगुलर विड्थ। तो ये एंगुलर विड्थ जो है लैम्डा अपॉन डी की जो वैल्यू है ये ज़्यादा होनी चाहिए x अपॉन वाई से। अदरवाइज़ जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनमें इतनी ओवरलैपिंग हो जाएगी कि फिर हम लोगों को जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पर वो नज़र नहीं आएगा ओवरलैपिंग की वजह से, बल्कि पूरी स्क्रीन पर एक जनरल इल्यूमिनेशन आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब बातें आप फॉलो करें, केवल तभी इंटरफेरेंस आपको नज़र आएगा, अदरवाइज सस्टेन इंटरफेरेंस या कांस्टेंट इंटरफेरेंस आप लोगों को मिलेगा नहीं। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो लाइट यूज़ कर रहे थे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे मान लीजिए आपने येलो लाइट का यूज़ किया तो आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रिंजेस मिल रही थी वो मिल रही थी येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक। अगर आप रेड लाइट का यूज़ करेंगे तो रेड ब्लैक। क्वेश्चन आता है कि आपने एक बार रेड लाइट यूज़ करी और एक बार येलो लाइट यूज़ की, तो आप बताइए कि किस केस में फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। तो फॉर्मूला होता है W = d λ/d, और आप जानते हैं कि जो रेड होता है उसके लिए जो लैम्डा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा होगी और येलो के लिए उससे कम होगी, ब्लू के लिए और कम होगी, वॉयलेट के लिए और कम होगी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो लाइट यूज़ कर रहे हैं अगर वो नेचुरल वाइट लाइट यूज़ करें, जो सन लाइट होती है, सन से ऑब्टेन्ड लाइट को हम नेचुरल वाइट लाइट कहते हैं, और अगर उसका इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा, किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न आप लोगों को मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड by using natural white light। आप जानते हैं नेचुरल वाइट लाइट में जो कंपोनेंट्स कलर्स होते हैं विबग्योर, जो हमारे पास नेचुरल वाइट लाइट होती है वो उसमें 7 कलर्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। आप देखिए कि अगर हम चलते हैं ऐसे तो आप देखेंगे कि जो वॉयलेट कलर है इसका वेवलेंथ लैम्डा वी और रेड कलर वेवलेंथ लैम्डा आर। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का। अगर आप इधर से इधर चलोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये है ऐसे जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये है। ओके, अब अगर हम लोग देखें कि आपने डाला नेचुरल वाइट लाइट, तो जब लाइट पहुंचेगी यहाँ से यहाँ सेम फेज़ में, उसके बाद जब पहुंचेगी यहाँ तो यहाँ से एक रे चलेगी और एक रे चलेगी यहाँ से। ठीक है, चाहे कोई सी भी लाइट हो, चाहे वॉयलेट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड हो, कोई भी हो, तो हर लाइट के लिए ये जो पाथ है S1/S2O ये इक्वल होगा, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस phi = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स 0 है तो phi 0 होगा। जब phi 0 होता है सारी रेज जो होती है सेम फेज में मिलेंगी। जब सब मिलेंगी सेम फेज में पॉइंट O पर तो सबके लिए ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, वॉयलेट सबके लिए सारे कलर्स एक साथ, सातों कलर्स अपीयर होंगे और सबका मिक्सर क्या सा होता है? नेचुरल वाइट लाइट। तो आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी नेचुरल वाइट लाइट कलर की। यहाँ पर ये जो मिलेगी यहाँ पर आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज ऑफ नेचुरल
वाइट कलर। ये मिलेगी। फिर आप चलते हैं ऐसे। अब आप चाहो चलो ऐसे, चाहे चलो ऐसे। ये मैंने बताया था कि जब आप चलोगे ऐसे तो जो पार्ट डिफरेंस है S1O डिफरेंस S2O, अगर ये पॉइंट P है तो S2P माइनस S1P। इधर चलोगे तो S1P माइनस S2P। ये जो पार्ट डिफरेंस है बढ़ना शुरू होगा और उसकी वजह से फेज डिफरेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस चलेगा 0 to लैम्डा, पार्ट डिफरेंस चलेगा 0 to लैम्डा, फेज डिफरेंस चलेगा 0 to 2 पाई, इस तरीके से। अब आप देखिए जब आप चलेंगे ऐसे, सबसे पहले कौन सा आएगा λ/2, फिर लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, इस तरह से। तो सबसे पहले था λ/2, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। और लैम्डा सबसे कम किसका है? सबसे कम लैम्डा है वॉयलेट का। तो वॉयलेट कलर का लैम्डा सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले λ/2 इसलिए होगा वॉयलेट कलर के लिए। और जब λ/2 होता है वॉयलेट कलर के लिए तो वहाँ पर ये जो होगा वो होगा अपोजिट फेज़ में, यानी वॉयलेट कलर की जो लाइट्स हैं वो मिलेंगी अपोजिट फेज़ में। जब मिलेंगी अपोजिट फेज़ में तो उसका उस लाइट से जो वॉयलेट कलर है उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वॉयलेट कलर और उसके आसपास जो कलर्स हैं ब्लू वगैरह वो उस लाइट से गायब हो जाएंगे। तो जो बाकी बचेंगे उसका इफेक्ट कैसा होगा? रेड फ्रिंज मिलेगी। उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सब के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये कलर गायब हो चले जाएंगे और फिर लास्ट में रेड गायब होगा। तो वहाँ पर वॉयलेट ये ब्लू कलर की फ्रिंज बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पर जो होता है ये मिलेगी नेचुरल वाइट लाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से। और फिर उनकी ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? उनकी ओवरलैपिंग होने लगेगी। जब ओवरलैपिंग यानी कि क्या होगा, कहीं पर रेड की बन रही है ब्राइट और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है ना, वहाँ पर ब्लू की भी ब्राइट बन गई, येलो की ब्राइट बन गई। तो फिर वहाँ पर सारे कलर्स मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगे। तो केवल अगर आप लोग वाइट लाइट यूज़ करते हैं, नेचुरल वाइट लाइट, तो बीच में तो 100% उसी कलर की, नेचुरल वाइट लाइट कलर की एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, यहाँ पर भी ऐसे। और फिर जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा आप लोगों को। ठीक, ये बात आपको लिखनी है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ नेचुरल वाइट कलर, उसके दोनों तरफ कलर्ड ब्राइट फ्रिंज कुछ रीजन में, और उसके बाद जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग नेचुरल वाइट कलर यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा इफेक्ट तब भी नज़र आता है कि अगर हम लोग कहीं पर पानी पड़ा हुआ है, कहीं पर पानी पड़ा हुआ और मिट्टी का तेल फैल जाए, ये मिट्टी तेल फैल गया, या आप लोग सनलाइट में अगर एयर बबल को देख रहे हैं, ये एयर बबल है, इसको आप देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी कलर्स नज़र आते हैं। अगर आप इनको देखेंगे नेचुरल वाइट कलर में, तो ये जो ऑयल की एक थिन फिल्म है या सोप बबल है, सोप सॉल्यूशन बबल है, या वो कलर नज़र आते हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से ये जो लाइट्स आती हैं, ये आती हैं नेचुरल वाइट लाइट, ये आती है नेचुरल वाइट लाइट, ओके, ये आती है। अब यहाँ से इस लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, और यहाँ से ये लाइट गई यहाँ पर, और यहाँ से पहुँच के यहाँ पर आपकी आँख है, इसको आप देख रहे हो। यहाँ भी ऐसे हुआ कि यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ से ये गई इस वाली, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर जब ये पहुँचती हैं, आँख में पहुँचती हैं, तो इनका इंटरफ्रेंस हो जाता है। जिस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है वो कलर गायब हो जाया करता है, जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाया करती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेचुरल वाइट लाइट होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ये होती है इसकी रेंज। तो बहुत ज़रा सा डिफरेंस होता है और आपका जो विज़न होता है वो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को सारे कलर्स एक साथ मिल जाया करते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, ऐसे करके हिलते हैं, तो आप लोगों को वो कलर्स भी चेंज होते हुए नज़र आया करते हैं, क्योंकि फिर आपकी आँख जैसे हिलती है
तो जहाँ पर अभी हो रहा था रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पर होता है वायलेट के लिए होने लगेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो कलर्स हैं वो इस वजह से चेंज हुआ करते हैं, तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है ये केवल वेव्स में हुआ करता है। कहीं पर भी अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसकी पहचान ये है कि वो वेव्स हैं। जैसे साउंड वेव्स हैं, और आप जानते हैं कि साउंड में क्या इंटरफेरेंस होता है, तो हाँ साउंड में इंटरफेरेंस होता है। आप देखिए कि साउंड में इंटरफेरेंस होता है अगर सिनेमा हॉल में आप देखें तो सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं उस पर वुडन वर्क होता है, छत पर कहीं लिंटर नहीं पड़ा होता तो वहाँ पर भी वुडन वर्क होता है, टीन पड़ी होती है नीचे वुडन वर्क होता है, पर्दे वगैरह लगे होते हैं। क्यों? इसलिए होता है ऐसा कि अगर आप एक स्पीकर लगा हुआ है और वहाँ पर डायलॉग बोला किसी भी कैरेक्टर ने, तो वो जो डायलॉग बोला वो उससे एक रे पहुँची, ऐसे एक रे पहुँची डायरेक्ट, जो ऑडियंस बैठी है जो देख रहे हैं उनको, सिनेमा हॉल में लोग बैठे हैं उनके पास पहुँची। अब अगर एक रे डायरेक्ट पहुँची और दूसरी रे यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ पहुँच के दोनों रे जहाँ मिलेंगी उसके कान पर पहुँच के, और अगर वहाँ पर हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वो मिलेंगे अपोजिट फेज़ में, और तो वहाँ पर दोनों जो साउंड वेव्स हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और वहाँ पर उसे कोई भी डायलॉग सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फिल्म म्यूट हो जाएगी। और उसके पीछे कुछ डिस्टेंस पर जो दूसरा कोई देख रहा है पर्सन बैठा हुआ फिल्म, तो वहाँ पर अगर जो दोनों वेव पहुँची, एक पहुँची ये, एक पहुँची टकरा कर ऐसे, और वहाँ पर मान ली मिली जो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, तो वहाँ पर सेम फेज में मिलेंगी, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा वुड का वर्क या वुडन वर्क या पर्दे वगैरह लगा देते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो केवल जो डायरेक्ट रेज पहुँचती हैं वही पहुँचती हैं, जो रिफ्लेक्टेड बीम्स होती हैं साउंड की वो नहीं पहुँचती। तो साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, इसलिए उनमें इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि ये वेव है। तो इससे प्रूव होता है कि जो लाइट है उसका नेचर वेव नेचर है, इसलिए उसमें इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में बताना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। बाय बाय।